सो फ्रेंड, हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी 69वीं के लिए रिवीजन। आज का विषय है मगध का उत्कर्ष। प्राचीन भारत के जो महाजनपद है वो हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मगध को, जो महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने महाजनपद की वीडियो को मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे मगध के उत्कर्ष से लेकर मगध के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, और उन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे इमेजेस, पिक्चोरियल ग्राफ्स, इन सब के जरिए, और समझने का कोशिश करेंगे इस पूरे कंटेंट को। इसके साथ साथ हम लोग अंत में करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को सोल्व। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं मगध को। मगध का उत्कर्ष किस प्रकार से होता है, यहाँ से। मगध का उत्कर्ष। मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद भी था। महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहदर्थ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहदर्थ थे, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध हुआ। ये वो एरिया है जो आप अभी मैच में देख पा रहे हैं। अलग अलग वंश के समय अलग अलग एरिया है भारत का, या मगध का जो विस्तार हो रहा है आप वो देख रहे हैं। मगध का जब उत्कर्ष हो रहा होता है इस समय में महाभारत को माना जाए तो बृहदर्थ वंश से इसकी शुरुआत होती है, और इसके सबसे प्रतापी शासक है जरासंध। लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है महाभारत को छोड़ के। मगध शक्तिशाली क्यों है, तो इसके पीछे ये कारण है। एक तो मगध के पास विस्तृत उपजाऊ मैदान है, प्राकृतिक सुरक्षा है, खनिज संसाधन बड़ी मात्रा में पाई जाती है, व्यापार में वृद्धि यहाँ हो रहा है, वन क्षेत्र और हाथियों की उपलब्धता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कृषि में लोहे का उपयोग। इस क्षेत्र में लोहा पाया जा रहा है, और कृषि में लोहे के उपयोग से आप समझ ही पा रहे हैं कितना आसान हो जाता है कृषि कार्य को करना, जब हम पत्थर के बजाय लोहे का प्रयोग करके करने लगते हैं। धान की रुपाई की पद्धति का भी विकास यहाँ हो चुका है। सो ये कारण है मगध के उत्कर्ष का, जो अभी आपके स्क्रीन पे है। जो अभी आपके स्क्रीन पे है ये वो कारण है जो मगध के उत्कर्ष का कारण है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले स्लाइड्स पे चलेंगे। इसके पहले अगर आप कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी या इस तरह के किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जुड़ जाइए हमसे, हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के साथ, और लगभग डेली बेसिस पे हम आपसे मिलते हैं। और आपके जो भी आसान विषय हो या जो आपका हार्ड विषय हो, सभी टॉपिक को हम लोग कवर करने का कोशिश करते हैं। फ़िलहाल हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी 69वीं के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझने का प्रयास, और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के हम ये भी कर लेने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो किस हद तक बढ़िया है, इसके बारे में जान लिया जाए। तो अगर आप भी करते हैं ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हम लोगों से। हम लोग बीपीएससी 69वीं के एग्ज़ाम के ठीक पहले तक, यानी कि 30 सितंबर जो अभी प्रस्तावित है, इसके पहले तक हम आपके साथ बने रहेंगे, और वो सब विषय जो आपको जटिल महसूस होता है उसको आसानी से समझाने का प्रयास होगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इस कड़ी में हम लोगों ने बीपीएससी 69वीं की एक पूरी बैच बनाई हुई, एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उस पूरे अगर आप प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन में एक नया डायमेंशन और एक मजबूत लाभ आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आते हैं आज के अपने अगले स्लाइड्स पे, और इसमें हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स को, जिसके ज़रिए आप इसे याद रख सकते हैं। जो हम लोगों का एक कन्फ्यूजन होता है वंश वगैरह को लेके, ये है वो ट्रिक। मगध का उत्कर्ष। तो मगध में जो वंश हुए ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर वे 7 हैं, जिसमें बृहदर्थ को नहीं गिना जाता है। हर्यक वंश से इसकी शुरुआत होती है। हसीन मासुका 7, ये आपको याद रखना है। हसीन मासुका 7। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, फिर आप हसीना के बाद माशुका, मा मौर्य वंश को रिप्रेजेंट कर रहा है, सु शुंग वंश को, क कन्नौ वंश को, और 7 यानी सातवाहन वंश को। तो ये अगर ये बहुत आसान ट्रिक है जिससे हम लोग याद कर सकते हैं
मगध के उत्कर्ष के समय के 7 राजवंश जो शासन किए थे उनको। तो ये वो 7 राजवंश हैं जो मगध के उत्कर्ष के समय शासन किए थे। फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को भी इवेल्युएट करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह की है और किस तरह आप उसे ठीक कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया गया है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपके प्रिपरेशन के लिए, ओवरऑल पूरे प्रिपरेशन के लिए एक बहुत बेहतर विकल्प होगा ये। हम आगे इसके बारे में और आपको डिटेल्स में बताएंगे। फ़िलहाल अभी हम आपको एक नोटिस कर देते हैं कि वहाँ पे इवेंट डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिस्ट दे दिया है मॉक टेस्ट का, जहाँ जाके अगर आप मॉक टेस्ट को हल करते हैं तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका प्रिपरेशन किस स्तर तक का है, उसे कैसा बनाना है। बात करते हैं हर्यक वंश का। 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक ये वंश रहा। इसमें जो प्रमुख शासक हुए वे थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। सो हम लोग ये जो 7 वंश था उसमें हर्यक वंश से शुरू कर रहे हैं। बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक कहते हैं। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने ही की थी। इसके नेक्स्ट बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन और इसके नागदशक। इस पूरे वंश में एक चीज़ जो सामान्य रूप से चलती रही वो ये था कि हर एक उत्तराधिकारी ने अपने पिता की हत्या की थी राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार बहुत योग्य शासक था। इसने हर्यक वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई ग्रीव्रज। बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। सो स्टार्टिंग में जो राजधानी था वो था ग्रीव्रज, जिसको बाद में राजगृह इसने बनाया था। अब कई लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रीव्रज और राजगृह दोनों तो एक ही है। नहीं, दोनों के बीच में थोड़ा अंतर पड़ता है। दोनों के ही स्थान में थोड़ी दूरी देखने को मिलती है। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वैसे तो पुस्तकों में इसके 100 से भी अधिक शादी होने का बात कहा गया है, लेकिन जो एविडेंस है उस आधार पर जनरली बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे, इसको सच माना जाता है। पहला विवाह इसने किया था कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी महाकोशला देवी। महाकोशला देवी से इसने शादी की थी और इस विवाह से इन्हें दहेज में काशी प्राप्त हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे, जिसमें ये जो पहला विवाह था ये कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से किया था और इस विवाह से उन्हें दहेज में काशी का प्रांत प्राप्त हुआ था। दूसरा विवाह जो इसने किया था, बिंबिसार ने जो दूसरा विवाह किया था वो किया था चेलन्ना से। चेलन्ना को छलना भी बोला जाता है। ये वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। तीसरा विवाह इन्होंने किया था छेमा, जो कि पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। छेमा, इससे इन्होंने विवाह किया था। मद्र कुल की राजकुमारी छेमा से इन्होंने शादी किया था। तो इस तरह से ये 3 महत्वपूर्ण विवाह थे इनके। बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंगराज्य को जीता था और उसे अपने राज्य में मिलाया। उसने वहाँ का सेनापति अपने लड़के अजातशत्रु को बनाया था। इसी के समय में अवंती के राजा प्रद्योत को पांडु रोग हुआ था, जिसको ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। जीवक के इलाज से प्रद्योत स्वस्थ हो गए थे और इस प्रकार अवंती के साथ भी इनका रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। तो इसे लड़ना नहीं पड़ा और इनका साम्राज्य विस्तार भी होते रहा। ये वो प्रक्रिया था जिसके तहत ये साम्राज्य विस्तार करते रहे। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जीवक किसके राजवैद्य थे, या बिंबिसार ने किसे भेजा था अवंती के राजा को स्वस्थ करने के लिए, या फिर जीवक कौन थे? इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो हमने अभी आपके साथ चर्चा किया। इनका पहला, दूसरा, तीसरा विवाह, राज्य को जीतना और जीवक, जो कि इम्पोर्टेंट थे इनके लिए। आते हैं अगले स्लाइड्स पे, और इस अगले स्लाइड्स पे हम लोग देखेंगे
मगध के बारे में कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को फिलहाल आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। इसके लिए इन दोनों स्लाइड्स को दोबारा लाया जा रहा है, आप इसे रिवीजन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो आपके लिए एक डिजिटल नोट्स का काम करेगा। फिलहाल मैं जो चर्चा कर रहा था आपसे, आप मॉक टेस्ट के जरिए जाकर के भी अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आपको वहाँ पे जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे BPSC CSE 69वीं ऐसा करके आपको एक कोर्स दिखेगा, आपको उसे खोलना है और उस कोर्स के अंदर जो प्रश्न फ्री कंटेंट के दिए गए हैं आपको उन्हें सॉल्व करना है। फ्री में आपको 75 मार्क्स के 2 टेस्ट दिए गए हैं, जिस टेस्ट को आपको लगाना है और इस टेस्ट को सॉल्व करने के बाद जब आप इसे सबमिट करेंगे उस समय ये एक प्रॉपर एनालिसिस आपके समक्ष रखेगा, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है इस टेस्ट का। पहला तो ये हमारे जो प्रश्न पूछने का नया पद्धति है उसी के अनुसार प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि 3 जेन्युइन ऑप्शन और 2 जो होता है 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। दूसरा, जहाँ से प्रश्न बनाए जा रहे हैं तकरीबन ये उसी एरिया से उठा के प्रश्न मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अजातशत्रु पे और फिर आपको बताएंगे सबमिशन के बाद क्या लाभ मिलता है और किस तरह से हम उसका लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल हर्यक वंश पे बिंबिसार के बाद आता है अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या करता है और ये उनका लड़का है। इसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया, अतः इसे पितृहंता भी कहते हैं। अभी यहाँ एक आश्चर्य ये भी होता है कि बिंबिसार ने उत्तराधिकारी के रूप में अजातशत्रु को ही डिक्लेयर किया था। ये याद रखिएगा, बिंबिसार ने अजातशत्रु को ही उत्तराधिकारी के रूप में डिक्लेयर किया था। इसके बावजूद भी क्यों अजातशत्रु ने ऐसा किया, तो इसका कहीं कोई वैसा डिटेल्स वर्णन नहीं मिलता है। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा लिखा हुआ है, जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ से जुड़े किताबें लिखती है कि इसने केवल पिता को कैद किया था और वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। खैर, अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, और इसका जो नाम था वो कुणिक भी था। अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगति हुई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया था और इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार का प्रयोग किया था, जो इम्पोर्टेंट है, पूछे गए हैं एग्जाम में, रथ मुसल और कंटक। ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं रथ मुसल का, और जो दूसरा पिक्चर है ये कंटक का पिक्चर है। ये आप कह सकते हैं कि उस समय के अनुसार से एक नवीनतम खोज थी। कंटक जो थी वो यहाँ एक तीर के जैसा फंसाया जाता था और इसे छोड़ा जाता था। जनरली ये लोहा के बने हुए होते थे। तो रथ मुसल और महाशिला कंटक जनरली ये जो थे वो पत्थरों के बने होते थे। तो ये जो 2 नए हथियार थे, रथ मुसल तथा महाशिला कंटक, इसने अजातशत्रु को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और आप ये याद रखिएगा कि रथ मुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग कौन कर रहा है, तो अजातशत्रु। ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले सेना कौन रखा, तो वो बिंबिसार ने रखा था, इसलिए उसे डैश भी कहते थे। आपको कमेंट में बताना है क्या कहते थे उसे। बिंबिसार ने सबसे पहले सेना का प्रयोग किया और इसके लिए बिंबिसार को क्या कहा जाता था, ये आपको वहाँ कमेंट में बताना है। आते हैं हम जो आपके साथ चर्चा कर रहे थे उस पर, और तब तक हम लोग अगले स्लाइड्स को देख लें, फिर हम लोग आते हैं उस चर्चा पे। हर्यक वंश में अगला राजा होता है उदयन, 461 से 445 ईस्वी पूर्व तक। 461 ईस्वी पूर्व से 445 ईस्वी पूर्व तक इसने भी अपने पिता की हत्या की, इसलिए इसे भी पितृहंता कहा जाता है। इसके कार्यकाल का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहा वो ये कि इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम इसने पाटलिपुत्र रखा, और अपने राजधानी को भी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र किया था। ये वही जगह है जो वर्तमान पटना है। हालांकि उस समय इसे पाटलीग्राम नाम से पुकारा जाता था। तो ये याद रखना है कि उदयन ने जिसका स्थापना किया, वो पाटलिपुत्र का स्थापना पूछेगा तो उदयन ने, और उदयन ने ही राजगृह से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र लाया था। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था, तो उसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना हुई, जो कि
शिशुनाग वंश था। तो ये हर्यक वंश से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। हम लोग पढ़ रहे हैं मगध का उत्कर्ष। आगे बढ़ेंगे हम लोग और अब देखेंगे शिशुनाग वंश को। इसके पहले मैं जल्दी से आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जब आप उस टेस्ट को सबमिट करेंगे तो ऐसा क्या है जो आपको अपने प्रिपरेशन के लिए मदद करेगा। तो ये याद रखिएगा कि जैसे ही आप टेस्ट को सबमिट करेंगे वहाँ पर एक प्रॉपर एनालिसिस आएगा और उस एनालिसिस में आपको सॉल्यूशन भी सारे प्रश्नों के बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताए गए हैं, जो कि आपके लिए होगा बहुत इम्पोर्टेंट। फिलहाल देखते हैं स्लाइड्स को और फिर आपको बताता हूँ और कैसे हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व तक रहा। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था और इसने अपने राजधानी को वैशाली लाया। यानी कि उदयन के समय तक जो हम लोगों ने देखा था पाटलिपुत्र था राजधानी, शिशुनाग अब उसे कन्वर्ट करके वैशाली ला रहा है। और इसी वंश का जो अगला राजा है कालाशोक, ये राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र ले गया, जहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति भी हुई। अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने की। और नंदीवर्मन के हत्या के बाद महापद्मनंद ने एक नए वंश की स्थापना की, जो था नंदवंश, जो हम लोग अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आफ्टर सबमिशन आपको सोल्व करना है मॉक टेस्ट, उसको उसके बाद सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ आपके प्रोग्रेस ग्रोथ को दिखाने के लिए, आपके प्रोग्रेस को या आपके प्रिपरेशन को, ये ज़्यादा सही शब्द है, आपके प्रिपरेशन को दिखाने के लिए वहाँ कुछ सिंबल्स मिलेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट तत्व मिलेंगे वहाँ। जैसे कि वहाँ बताया गया है कि आपने किस प्रश्न को सोल्व करने में कितना समय लगाया है। दूसरा, ये बताया गया है कि आपके कौन से विषय कमज़ोर है, इवन कौन से विषय का कौन सा चैप्टर कमज़ोर है, ये बताया गया है। किस विषय को हल करने में आपने कितने समय लिए हैं, ये बताया गया है। क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग आ गया है तो ये सब एनालिसिस करके रखना बहुत ज़रूरी है कि मेरा कितना किस विषय में गलती हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, मुझे एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी चाहिए, अच्छे उदाहरण के साथ समझाया गया हो, ताकि मैं समझ पाऊँ कि ये गलती मुझसे एग्ज़ाम के दौरान नहीं हो। तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन है, बहुत बेस्ट सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराया गया। अगर आप उस सॉल्यूशन को भी कवर कर लेते हैं तो भी आपका एक अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ कैटेगरी में अगर आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी में, तो वो या फिर आप जनरल है ऐसा आप सिलेक्ट करते हैं, तो वो आपको उस प्रश्न के आधार पे जिसे आप सोल्व कर रहे हैं, अगर कट ऑफ बनता तो आप उसमें शामिल है कि नहीं, यहाँ तक को वो बताएगा। यानी कि हमारा एनालिसिस जो है वो सब कुछ एनालिसिस करने वाला है। हमारे प्रत्येक विषय को कितना समय लग रहा है और कौन से विषय को और कितना बढ़िया करना है, इन सब को। आते हैं नंदवंश पर। संस्थापक है महापद्मनंद, पुराणों में इसको शूद्र भी कहा गया है। इसने सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण की थी और कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि भी धारण की थी। ये सर्वछत्रांतक क्यों? तो सर्वछत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये शूद्र वंश से था, शूद्र से आता था और जनरली नाई समाज से इनका संबंध दर्शाया गया है और इन्होंने क्षत्रियों को मारना शुरू किया था, इसलिए इनको सर्वछत्रांतक कहा गया। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ये पता चला कि महापद्मनंद ने कलिंग पर भी विजय प्राप्त की थी। सो महापद्मनंद इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये कलिंग पर भी विजय प्राप्त किए हुए थे। इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण भी कराया था। महापद्मानंद के कुल 8 पुत्र हुए, जिसमें धनानंद भी एक पुत्र था और यही नंद वंश का अंतिम शासक था। तो आप धनानंद को एक बार देख लेते हैं हम लोग। नंद वंश का अंतिम शासक यही है और ये बहुत क्रूर था। यह शासक सिकंदर के समकालीन था। इसी के समय 326 ईस्वी पूर्व में मेसोडेनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, यानी हमारे यहाँ आक्रमण किया था। इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाला, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। क्योंकि ये कहानी आप लोग कई बार सुन चुके होंगे, तो इस कहानी के डिटेल्स में नहीं जाते हैं। सिकंदर के समकालीन थे ये धनानंद, और धनानंद जो था वो क्रूर शासक था, जनता भी इसे पसंद नहीं करती थी।
चाणक्य के साथ इनका विवाद होता है और चाणक्य इन्हें अपमानित करके दरबार से निकालते हैं। वहाँ चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि पूरे नंदवंश को समाप्त करेंगे। चाणक्य के शिष्य हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं के सहयोग से धनानंद ने इस पूरे नंदवंश को समाप्त किया था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य आए तो यहाँ से मौर्य वंश का प्रारंभ हुआ। ये नंदवंश तक की कहानी थी। हम लोग मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो आफ्टर दैट जब आपको एक पूरा एनालिसिस मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको अपने प्रिपरेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाती है और आप समझ पाते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ कवर करना है। तो ये फ़ायदा आप वहाँ उठा सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे करेंगे घनानंद के आगे। फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न को जो हमारे पास अगले स्लाइड्स में अवेलेबल है। और ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। फिलहाल जो पहला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ये बीपीएससी 2008 में पूछा गया है। उदयन इसका सही उत्तर है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो ये अजातशत्रु को कहा गया है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत आसान प्रश्न है। आरआरबी 2004 और यूके पीएससी 2017 में पूछा गया। महापद्मनंद इनका उत्तर है। महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना किसने की थी? बृहदर्थ, पशु, जरासंध या घनानंद? तो ये बृहदर्थ हो जाएगा सही उत्तर। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। एसएससी 2017 का प्रश्न है। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई थी? पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई थी? एनटीपीसी का प्रश्न है ये। तो उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई थी। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। यूपीपीसीएस 2018 का प्रश्न है, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की? तो ये बिंबिसार थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपद है। भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था? तो ये मैसिडोनिया के थे। एसएससी 2020 का प्रश्न है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत आसान है, आप इसको बना सकते हैं। जिस भी स्लाइड्स में आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं और केवल एक या दो फैक्ट्स है जो आपको नहीं पता, चाहे वो क्वेश्चन से हो या क्लास हम लोग जब कर रहे थे उस समय का हो, तो आप उसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, जो एक डिजिटल नोट्स के रूप में आपकी मदद करेगा। यूपीपीसीएस 2018 का प्रश्न है, इसे मैच करना है। एक तरफ शासक है और एक तरफ वंश है। तो ये बहुत आसान है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था बिंबिसार हर्यक वंश, महापद्मनंद नंदवंश, कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंध है, यानी कि A1 B2 C3, अर्थात उत्तर ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था, यह किस महाजनपद की राजधानी थी? अगर आपने महाजनपद काल पढ़ा है तो उसमें इसका वर्णन था। नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में है लिस्ट, आप वहां से जाकर के देख लीजिए। हम लोगों ने महाजनपद के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था। डिस्क्रिप्शन में बीपीएससी के प्लेलिस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।